हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीव्यापा में। देखिए, हम लोग जो आपकी सीजीपीएससी की क्लास है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरे पास टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज हो जा रहा है, जिसके नाम से अभी 1-2 दिन चीज़ें इसी तरीके से डिस्टर्ब रहेंगी, है ना। उसके बाद हम लोग अच्छे से क्लास को फिर कंटिन्यू करेंगे, है ना। आपके पेपर तक की हमारी क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी, तो क्लास को लेकर कोई टेंशन नहीं लेने आपको। तो देखिए, यहाँ पे जो कलचुरी राजवंश है इसको मैं बताता हूँ, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, याद रखिएगा, जब छत्तीसगढ़ का इतिहास आप पढ़ेंगे तो वहाँ जो कलचुरी राजवंश है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से पेपर आप में आपके प्रश्न पूछे ही जाएंगे, है ना। एक छत्तीसगढ़ का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला जो है ना वंश है वो कलचुरी राजवंशी है। तो यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बनते हैं आपको। यहाँ से आप आपके जो है प्री में और मेंस, है ना, ठीक है, दोनों जगह से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। तो कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने, ठीक है, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की? तो चलिए देखते हैं। ए लहोरी, बी बेहुरी, सी त्रिपुरी, डी कलिंग, ई सरबपुरी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन सी त्रिपुरी। देखिएगा, कलचुरी राजवंश आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना है, ये देखने को मिलता है त्रिपुरी में। त्रिपुरी भी कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। ठीक, त्रिपुरी कहाँ है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के क्षेत्र से होते हुए ही ये हमारे छत्तीसगढ़ के जो मल्हार बिलासपुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ क्या करते हैं, इंटर करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे कलचुरी राजवंश की क्या तो स्थापना करते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब देखिए, ये जो है कलचुरी जो त्रिपुरी में है, इसकी स्थापना कब की गई, तो 845 ईस्वी में। ठीक है, कब की गई, तो आपको याद रखना है 845 ईस्वी में। और किसके द्वारा, या यहाँ पे स्थापनाकर्ता का नाम आपको जानना है, तो स्थापनाकर्ता का नाम आपको याद रखना है कोकल प्रथम। क्या नाम याद रखना है, तो कोकल प्रथम। ठीक है, इनके द्वारा जो है क्या तो कलचुरी वंश की स्थापना की गई थी त्रिपुरी में। त्रिपुरी कहाँ थे, आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में। कब, तो 1845 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है ना, इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा जाता है ना, पेपर में आता ही है कि गोचा पर्व किस माह में मनाया जाता है, ये आपको बताने हैं। ए ज्येष्ठ में, बी आषाढ़ में, सी सावन में, डी भाद्रपद में, और ई अगहन में। तो देखिएगा, यहाँ जो आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, ये होगा ऑप्शन बी आषाढ़ में। कब, तो आषाढ़ में। और गोचा पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखिएगा बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है ना। बस्तर क्षेत्र में ये क्या है, तो प्रचलित है। ठीक है, और इसी को क्या तो रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है ना। गोचा पर्व को ही क्या तो रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। और रथ यात्रा किसका किया जाता है, तो याद रखिएगा भगवान जगन्नाथ जी का, है ना। भगवान जगन्नाथ जी का क्या तो रथ यात्रा किया जाता है। तो भगवान जगन्नाथ के जो पुजारी परिवार के हैं, है ना, जो पुजारी परिवार के हैं, ठीक है, जो पुजारी परिवार के हैं ये इसका क्या करते हैं, तो नेतृत्व करते हैं। ठीक है, तो भगवान जगन्नाथ के जो पुजारी परिवार के लोग हैं वो इसका क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। इनका आराध्य उपासना करते हैं। ठीक है, इनका क्या तो आराध्य उपासना करते हैं, आपको याद रखने हैं। और एक चीज़ और क्या याद रखना है इसमें, और आप डिटेल में जाओगे तो ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से लेकर, ठीक है, आषाढ़ आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक। ठीक है, कब तक, तो एकादशी तक। याद रखना है आपको, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो गोचा पर्व किस माह में मनाया जाता है, तो आषाढ़ में। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से चालू होकर एकादशी तक क्या किया जाता है, मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, तो बस्तर क्षेत्र में। इसको रथ यात्रा के नाम से जानते हैं। इसमें भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकाला जाता है, जो उनके संबंधित पुजारी परिवार के लोग हैं उसका नेतृत्व करते हैं, और उनके द्वारा ही क्या तो आराध्य उपासना किया जाता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया कि एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, विलियन का पीएच क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिएगा, विज्ञान से, अब मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, है ना, विज्ञान से सीजीपीएससी के प्री में आपको 5 से 7 क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेंगे। ठीक है, 5 से 7 क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो लगभग 2-2 नंबर का क्वेश्चन आपको तीनों सेक्शन से देखना है ना, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से और बायोलॉजी से। ठीक है, तो 6-7 नंबर के आसपास के क्वेश्चन के लिए आप बिल्कुल तैयार रहेंगे विज्ञान के लिए। ठीक है, ये प्री की बात हुई, मेंस में इसका प्रॉपर सिलेबस ही है। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो एक विलियन
ठीक है, ए 7, बी 1, सी 5, डी 6.5, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमें वो बताना है ना, हमें उस विलयन का पीएच बताना है जो क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई आ जाएगा। देखिए, ये मान लीजिए पीएच स्केल है, इसमें एक यहाँ पे है, ये 7 है और ये 14 है। 1 से लेके 7 के ठीक पहले तक ये कैसा होता है, तो अम्लीय होता है। ठीक, और 7 के बाद से 14 तक लेके ये कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। और नेट जो 7 है ये कैसा होता है, तो उदासीन होता है। जो 7 है ये क्या होता है, उदासीन होता है। यहाँ पे देखिए ये 7 क्या होगा, उदासीन होगा। एक जो है क्या है, तो अम्लीय है। ठीक है, एक जो है क्या है, तो अम्लीय है। सी जो है क्या है, 5 है। 5 मैंने क्या बताया, 7 के ठीक पहले तक अम्लीय है, ये भी क्या है, अम्लीय है। 6.5 7 के पहले तो ये भी क्या है, अम्लीय है। अब देखिए, समझिएगा, देखिएगा, जो अम्ल है ये नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल करता है। नीले को क्या करता है, लाल करता है। और जो क्षार होता है ये क्या करता है, लाल को नीला करता है। लाल को क्या, तो नीला करता है ना। लाल लिटमस को नीला करता है। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, एक ऐसा पीएच मान चाहिए जिसका क्या होता है, जो क्षारी हो। जो क्या हो, तो क्षारी हो। क्षारी कहाँ से कहाँ तक है, तो याद रखिएगा, 7 को छोड़ के 7.1 से लेके आपका 14 तक ये क्या होता है, क्षारी होता है। और यही पीएच वैल्यू हमें चाहिए था, 7.1 से लेके 14 तक का, जो यहाँ पे नहीं है। इसी के कारण आपका आंसर जो है क्या हो गया, ई उपयुक्त में से कोई नहीं सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। इसमें आपको बेसिक क्या, तो जो संवैधानिक संशोधन हुए हैं उसको हमें क्या, तो सुनिश्चित करने हैं, है ना, उसको हमें बताने हैं कि संवैधानिक जो संशोधन हुए हैं उसको। तो ए 13वां संशोधन नागालैंड, बी 18वां संशोधन दल बदल अधिनियम, सी 39वां संशोधन राज्यों को पुनर्भाषित किया गया, और चौथा 52वां संशोधन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, 13वां संविधान संशोधन कब आया, तो ये आया था 1962 में। ठीक है, 13वां संविधान संशोधन कब आया, तो आपको याद रखना है 1962 में। और ये किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 371 क से ये संबंधित है, आपको याद रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 371 क से ये संबंधित है। और इसके अंतर्गत याद रखिएगा नागालैंड को, ठीक है, इसके अंतर्गत नागालैंड को याद रखना है आपको। ठीक है, विशेष उपबंध प्रदान किया गया था। इसके अंतर्गत नागालैंड को विशेष उपबंध प्रदान किया गया था। ये कौन सा है, तो 13वां संशोधन। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे चीजों को देखते हैं। ठीक है, तो पहला तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे के बारे में। ठीक है, दूसरा है 18वां संशोधन। 18वां संशोधन कब हुआ, तो याद रखिए 1966 को। कब, तो 1966 को। और इसको अनुच्छेद 3 के तहत शामिल किया गया है। ठीक, अनुच्छेद 3 के तहत शामिल किया गया है। इसमें राज्य, जो राज्य शब्द है, ठीक है, राज्य की इसमें क्या, तो पुनर्भाषित किया गया है। ठीक है, राज्य को क्या, तो याद रखना है आपको, पुनर्परिभाषित किया गया है। ठीक है, राज्य शब्द को पुनः क्या, तो परिभाषित किया गया है। साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों को भी इसके अंतर्गत लाया गया है। साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों को भी इसके अंतर्गत क्या, तो शामिल किया गया है। ठीक, इतनी चीजें हुई। ये हो गया आपका 18वां संशोधन के बारे में। ठीक, तो 13वां तो नागालैंड से था, 18वां किससे हो गया, तो याद रखिएगा राज्य को पुनर्भाषित किया गया। ठीक है, अब इसके बाद चलिए आगे देखते हैं, समझिएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला आते हैं किस पे, तो 39वां संशोधन पे। अब हम लोग अगला आते हैं किस पे, तो 39वां संशोधन पे। ये कब हुआ, तो याद रखिए 1975 में। ये कब किया गया, तो 1975 में। और इसके अंतर्गत आपको
याद रखना है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती, है ना। अनुच्छेद 39वां संशोधन ये किया गया 1975 में, और इसके तहत याद रखना है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। जो 52वां संशोधन है ये किया गया 1985 में। ठीक, जो 52वां संशोधन है कब किया गया था, डेट याद रखना है 1985 में, और ये उस और 10वीं अनुसूची के अंतर्गत इसे जोड़ा गया है। याद रखना, इसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है ना। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत इसे क्या तो जोड़ा गया है, और इसका संबंध किसे है तो दल बदल अधिनियम से, है ना। जो पॉलिटिक्स होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं क्या करते हैं, एक दल को छोड़ के दूसरे दल, दूसरे जो दल को छोड़ के तीसरे, इस तरीके से जाते हैं, तो उनकी जो योग्यता है ना और जो उनकी पात्रता है उसको उसको इसकी के अंतर्गत क्या तो निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका जो सही उत्तर होगा उसका मिलान कीजिए। 1 3, तो यहाँ पर ऑप्शन ई यही है ना, हाँ, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन पहले 1 में आएगा, फिर 3 में, फिर 1 मिनट, ये नहीं है। ठीक है, 18वां संशोधन सी, 39वां डी, 52वां बी। तो ये है आपका किसमें है, लास्ट 2। देखिए ये मैं जो मैं बताया हूँ ना ये सही है। ठीक है, हमारा जो है ये क्या है, ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं जो बताया हूँ उसको आप याद रखेंगे, ये इसी तरीके से क्या है तो ये सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया कि लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है। मैंने आपको क्या बताया था, दर्शन, कला, संस्कृति। इसके लिए मैंने कल जब बुक लिस्ट बताई थी वहाँ तो नितिन सिंघानिया की पुस्तक के बारे में आपसे जिक्र किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये वाले सेक्शन से, है ना, ये वाले सेक्शन से आपको याद रखना है। दर्शन वाले पोर्शन से आपको प्रश्न बिल्कुल आना ही है पेपर में, है ना। दर्शन वाले पोर्शन से आपको बिल्कुल प्रश्न पूछा जाना ही है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, और चाहे आप जैसे नितिन सिंघानिया का बुक नहीं लेते हैं तो दर्शन वाले पार्ट के लिए आप कुछ कोई कोचिंग सेंटर जैसे हो गया टुटेजा का या दिल्ली आईएएस का, है ना, या हरिराम पटेल का, तो इनमें से किसी भी एक बुक को लेकर इस वाले सेक्शन को अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है ये आपको बताने हैं। ए जैन, बी बौद्ध, सी चरवाक और डी सांख्य। तो यहाँ पर ऑप्शन सी चरवाक आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो लोकायत दर्शन किससे संबंधित है तो आपको याद रखना है चरवाक से। यहाँ लोकायत का अर्थ क्या होता है तो आपको याद रखना है, लोकमत में जो प्रचलित है उसी को क्या कहते हैं, लोकायत। ठीक, लोकमत में जो प्रचलित होता है उसी को क्या कहते हैं तो याद रखना है लोकायत कहा जाता है। और ये जो चरवाक है ये किससे संबंधित है तो याद रखेंगे, ये इसकी विचारधारा कैसी है तो भौतिकवादी विचारधारा है। ठीक है, चरवाक की विचारधारा कैसी है तो आपको याद रखना है भौतिकवादी विचारधारा है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, और याद रखिए कि ये प्रत्यक्ष को ही सत्य मानता है ना। ये प्रत्यक्ष प्रमाण को ही क्या कहता है, सत्य कहता है। ठीक, और प्रत्यक्ष कहने का मतलब जिसे ये क्या सकता है, देख सकता है, छू सकता है और सुन सकता है। ठीक है, यही क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। ये बेसिकली क्या है तो याद रखिएगा नास्तिक दर्शन है ना। ये बेसिकली क्या है तो नास्तिक दर्शन है, या ऐसा कहें इनका जो दृष्टिकोण है वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ठीक है, तो इतनी चीज लोकायत दर्शन के बारे में आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि डायरेक्ट अभी ठीक है आपसे कौन से दिवस में या कौन से दिन, ठीक है, कौन सा दिवस मनाया जाता है ऐसा प्रश्न अभी आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो 4 दिसंबर 2024 को आपको याद रखना है नौसेना दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है ना। 4 दिसंबर 2024 को, या ऐसा कहें 4 दिसंबर को हर साल प्रत्येक वर्ष नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय नौसेना दिवस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला है ना। यहाँ पर अब देखना है वर्ल्ड सॉइल डे, मतलब विश्व मृदा दिवस। ये हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना है विश्व मृदा दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है, और इस साल इसका जो थीम है वो है केयरिंग फॉर सॉइल्स, मेजर, मॉनिटर और मैनेज। ठीक है, इसको हिंदी में भी हम लोग आगे में देखेंगे। ठीक है, देखिएगा इसके बाद आपको एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो याद रखना है,
जो गंगा जल है ना, तो गंगा जल की जो डिलीवरी है, ठीक है, ये आपके घर तक किया जा रहा है, ठीक है, और ये किसके माध्यम से किया जा रहा है, तो इंडियन पोस्ट, ठीक है। तो भारतीय पोस्ट के द्वारा, ठीक है, इंडियन पोस्ट के द्वारा ये योजना लाई गई है कि जो गंगा जल है उसे, ठीक है, जो जरूरत करता है ना, उनके घरों तक क्या किया जाएगा, पहुंचाया जाएगा। ठीक, चलिए, तो देखिए यहाँ पे प्रश्न ऐसा बन सकता है कि, ठीक है, गंगा जल को घर तक पहुंच सेवा देने वाली एजेंसी का नाम क्या है, तो याद रखना है भारतीय पोस्ट, ठीक है। देखिए ये आपका है, यहाँ पर याद देखिएगा, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी हैं, इनकी 69वीं पुण्यतिथि क्या है, तो आज है, ठीक है। तो बाबा साहेब, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 69वीं पुण्यतिथि की आज क्या है, तो दिनांक है, आपको याद रखना है, ठीक है। इनके बारे में आपको पता ही होगा कि संविधान के क्या थे, तो मुख्य निर्माता थे, ठीक है। और इनकी पुण्यतिथि को याद रखिएगा, महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज क्या याद रखना है आज के डेट में, कि भीमराव अम्बेडकर जी की 69वीं क्या है, पुण्यतिथि है, और इनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और कौन है, तो आपको याद रखना है, भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ अपार है ना, इससे संबंधित मैंने 2-4 वीडियो में आपको पहले ही बताया हुआ है। तो अपार, ठीक है, ये किससे संबंधित है, तो एनसीईआरटी से संबंधित है, ठीक है। और ये क्या है, तो अपार जो स्टूडेंटों हैं उनकी जो डाटा है ना, स्टूडेंट होते हैं उनके क्या है, तो उनकी पहचान का डाटा है, सिंपल इतना समझिए। तो अपार दिवस कब मनाया जा रहा है, तो याद है 9-10 दिसंबर 2024 को, ठीक है। तो मेगा अपार दिवस का तिथि आपको याद रखना है 9 एवं 10 दिसंबर 2024 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला है, तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, आपको ये बताना है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, जिनका आंसर है ना, जिनका आंसर क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है, उसको मैं, ठीक है, या तो वहाँ पे, ठीक है, रिप्लाई करूँगे, अदरवाइज किसी भी, ठीक है, लाइक के माध्यम से, ठीक है, वो समझ जाएंगे कि आंसर उनका सही है, ठीक है। चलिए देखिएगा, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। नाम है क्या, प्रोफेसर के वी रमन, ठीक है। ये हाल ही में इनका क्या हो गया है, देहांत हो गया है। और ये जो है किस नाम से जाने जाते हैं, तो स्टडी ऑफ पांड्या हिस्ट्री, है ना, जो पांड्या राजवंश है उनकी हिस्ट्री के, ठीक है, के नाम से इनको जाना जाता है। साथ ही टेम्पल आर्किटेक्चर से ये क्या है, ये जो है संबंधित है, ठीक है। तो प्रोफेसर के वी रमन का नाम आपको याद रखना है, किस संबंध में याद रखना है, तो ये पांड्या जो वंश है उनकी स्टडी है ना, जो हिस्ट्री है उसकी स्टडी से ये संबंधित थे। और याद रखिएगा, जो टेम्पल के आर्किटेक्चर है उससे ये क्या है, तो जाने जाते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न, यहाँ आपसे बारे में बताया गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम मसौदा पेश किया, और संविधान पहली बार पढ़ा गया। तो डेट आपको याद रखना है, 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान सभा में, ठीक है, संविधान का अंतिम मसौदा, मतलब जो संविधान संविधान की जो कॉपी थी, ठीक है, जो संविधान बना नहीं था, ठीक है, तो उसका जो अंतिम, जैसे कि मतलब आप समझिए, आप कोई, ठीक है, प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, तो उसको डायरेक्ट, ठीक, आप शो नहीं करते, उसके पहले आप देखते हैं, है ना, कई बार उसको बनाते हैं, तो लास्ट टाइम जब चेक करते हैं तो उसी को क्या कहा गया, अंतिम मसौदा यहाँ पे कहा गया। तो संविधान जो है, जो पारित होने के पहले, संविधान या लागू होने के पहले, या जब वो संविधान बन रहा था उसको ठीक पहले, अंतिम बार उससे संबंधित जो चीजें हुई, ठीक है, उसी को यहाँ पे क्या, तो अंतिम मसौदा कहा गया है। और साथ ही आपको याद रखना है, इसी को पहली बार संविधान पहली बार इसी समय पढ़ा गया, कब, तो याद रखना है 4 नवंबर 1948 को। देखिए ये आपका अगला है ना, तो 4 दिसंबर को आपको क्या याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया, ठीक है। 4 दिसंबर को क्या, तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जाता है। और चीता स्टेट के नाम से भारत का कौन सा स्टेट जाना जाता है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश, है ना। चीता स्टेट के नाम से भारत का कौन सा स्टेट जाना जाता है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश, ठीक है। इतनी चीज याद रखनी है, ये सारी चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना। देखिए उसके बाद देखिए, अभी शीतकालीन है ना, शीतकालीन सत्र के समय आपको कुछ चीजें पता चलेंगी। हाँ, वर्तमान में शीतकालीन सत्र आपका चल रहा है, तो इसमें बताया गया है कि देश में जो बालिकाएं हैं, मतलब लड़कियों का जो लिंग अनुपात है ना,
2014-15 में याद रखिएगा 918 था, ये बढ़कर 2023-24 में कितना हो गया 930। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा। देखिए 2014-15 में, ठीक है, 2014-15 में जो बालिका लिंगानुपात है ये कितना था 918 था, जो वर्तमान में 2023-24 में ये बढ़कर कितना हो गया तो याद रखिएगा 930। कितना बढ़ा है तो याद रखिएगा 12 की बढ़ोतरी हुई है ना। कितना बढ़ा है तो याद रखिएगा 12 की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये प्रश्न है ना, पूछा गया था कि अब तक भारत के संविधान में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, तो याद रखिएगा 105 बार। ठीक है, अब तक हमारे भारत के संविधान में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है तो 105 बार। ये देखिए आपका अगला प्रश्न है, ये हमारे जो है सीएमओ छत्तीसगढ़, ठीक है, उनका क्यों से समझिए। तो खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में प्रति क्विंटल धान के लिए कुल किस दर से भुगतान किया जा रहा है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे टिक तो 2800 रुपये प्रति क्विंटल है ना, इसी में लगा है, जिसको 3% लोगों ने क्या तो सही कहा है। मेरे ख्याल से ये 3100 रुपये प्रति क्विंटल है ना। चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे हम लोग, फिलहाल तो इनका क्यूज में इसी तरीके से दिया हुआ था और यहाँ पे सही बताया गया कि इसके तो 2800 रुपये प्रति क्विंटल को। ठीक है, लेकिन घोषणा कितने का हुआ था तो 31 रुपये प्रति क्विंटल का। ठीक है, इसको देखेंगे हम लोग। देखिए है ना, यहाँ पे जो है टिक है, सही का टिक इसमें किसमें लगा है 28 रुपये प्रति क्विंटल में, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में है क्या 31 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक, इसको यहाँ पे क्लियर किया गया है, देखिएगा है ना, वो बाई मिस्टेक हो गया होगा। देखिए ये है हमारे छत्तीसगढ़ के है ना सीएम श्री विष्णुदेव साय जी, और इनके ही जो पेज हैं ट्विटर हैंडल जो इनका सरकारी है ना आउटलेट है, इसमें देखने को आपको मिलता है कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25। ठीक, इसमें देखिए याद रखिएगा 23.50 मतलब 23.5 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है ना। ये 4 दिसंबर तक का डाटा है। इस तारीख तक 23.50 लाख मैट्रिक टन, मतलब कहने का मतलब 23.5 लाख टन धान की खरीदी की जा चुकी है। और जितना किसानों से खरीदा गया है उसके लिए जो भुगतान की राशि दी गई है किसानों को कितना है 5,412.85 करोड़ रुपए है ना। और याद रखिएगा कितना भुगतान अभी तक किया जा चुका है, जिनसे धान खरीदा गया है उनको तो 5,412.85 करोड़ रुपए। और इसमें याद रखिएगा 4.96 लाख किसानों से अधिक किसानों को, ठीक है, फायदा मिला है, या ऐसा कहें 4.96 लाख किसानों से अधिक किसानों को, ठीक है, या अधिक किसानों के द्वारा ये क्या है तो धान बेचा गया है। ठीक है, और धान की खरीदी याद रखिएगा प्रति 21 एकड़ प्रति क्विंटल कितना है तो 3100 रुपये प्रति क्विंटल है ना। धान की खरीदी याद रखिएगा 31 एकड़ प्रति क्विंटल, या अब इस 21 एकड़ प्रति क्विंटल या 3100 रुपये प्रति क्विंटल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला है ना। तो भारत के संविधान को अंगीकृत किए जाने के समय इसमें कितने शब्द थे आपको बताने हैं, तो 1,45,000 शब्द याद रखना है आपको है ना। भारत के संविधान को अंगीकृत किए जाने के समय इसमें कितने शब्द थे तो 1,45,000। देखिए ये आपको याद रखना है। इस समय याद रखिएगा भूटान के राजा जिनका नाम है, ठीक, भूटान के राजा जिनके नाम है जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ठीक है, भूटान के जो क्या होते हैं राजा, याद रखिएगा भूटान में अभी क्या है शासन करने वाले तो राजा का शासन चलता है, जिनका नाम है जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। और ठीक है, और इनकी रानी जेटसन पेमा वांगचुक, ठीक है, ये भारत के 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। ठीक है, भारत की क्या तो 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भूटान के राजा का नाम क्या है तो जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ठीक है, ये देखिए इसके बारे में मैंने पहले बताया था कि मृदा दिवस है ना, तो मृदा दिवस याद रखिएगा इसका जो थीम है इस साल का वो क्या है तो आकलन निगरानी और प्रबंधन है ना। जो विश्व मृदा दिवस है इसका थीम क्या है तो आपको याद रखना है आकलन निगरानी और प्रबंधन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका 5 तारीख के न्यूज़पेपर में रायपुर में दैनिक भास्कर में है ना आया हुआ है। यहाँ से बोला गया है कि भर्तियों का सूखा है ना, 1 साल हो गया। व्यापम ने 1 साल में 70 पदों की सिर्फ एक वैकेंसी निकाली है, मतलब पूरे 1 साल हो गए 70 पोस्ट की ही केवल एक वैकेंसी जो है ना छत्तीसगढ़ के द्वारा
हमारे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा क्या है तो निकाला गया है। इसके बाद अभी तक कुछ ठीक है, तो भर्ती का प्रक्रिया अभी तक क्या है बंद है और इसके बाद मेरे ख्याल से 15-16 तारीख से आस-पास आपको क्या आचार संहिता देखने को मिलेगा। तो जनवरी और फरवरी में भी पेपर मुश्किल लग रहा है ना? जनवरी में तो मुश्किल है ही, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद चुनाव होने हैं, ठीक है? तो आपका पेपर जो है फरवरी-मार्च के आस-पास में जो आने वाले पेपर हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? और यहाँ पर प्रयोगशाला परिचारक से संबंधित भी बात की गई है कि इस पेपर को भी अब तकरीबन है ना, डेढ़ 2 साल के आस-पास हो गया होगा। तो इसका भी अभी है ना 23 में मेरे ख्याल से आया था ये पेपर, अब 25 है ना? तो 24 तो निकलने ही वाला है, 25 के आस-पास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी पेपर अपने छत्तीसगढ़ में जो होने हैं, ये फरवरी-मार्च के आस-पास ही देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है? चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं तक, पढ़ते रहिए।